चमकीला सुनहरा सोना, पर कहते हैं सूडान के सोने का रंग लाल है और ये लाली आई है लाखों सूडानियों के खून से। वैसे तो पिछले 40 साल से ज़्यादा ये देश सिविल वॉर की आग में झुलस रहा है। जिस आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस पर अपने मुल्क के लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी होती है, वही उन्हें घरों से घसीट घसीट के मार रहा है। कुर्सी की हवस और सोने के पैसों से आती लालच ने इस देश को बर्बाद कर दिया। तो आज कहानी सूडान के सिविल वॉर की। 27 अक्टूबर 2025 को एक यूनिवर्सिटी का ह्यूमैनिटेरियन डिपार्टमेंट कुछ सैटेलाइट इमेजेस रिलीज करता है और पूरी दुनिया सहम जाती है। यूनाइटेड नेशन से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक हर जगह हलचल मचती है। हलफशा शहर की इन तस्वीरों में हर जगह डेड बॉडीज और खून बिखरा नजर आ रहा था और मरने वालों में थे ज़्यादातर नॉन अरब इंडिजिनस टाइप के लोग। 1956 को सूडान को ब्रिटिश इजिप्शियन रूल से आज़ादी मिलती है। शुरुआत में तो यहाँ एक सिविलियन गवर्नमेंट थी, पर 1989 में वहाँ तख्ता पलट हो जाता है। आर्मी जनरल उमर हसन अल बशीर सत्ता में आता है और इस तख्ता पलट के पीछे का कारण था उस वक्त के प्रेसिडेंट सादिक मेहदी का क्रिश्चियन रिबेल के साथ बातचीत करना। उस वक्त सूडान में नॉर्थ में मुस्लिम मेजोरिटी में थे और साउथ में क्रिश्चियन। दोनों के बीच विवाद चल रहा था और इसी बीच कुछ सशस्त्र क्रिश्चियन रिबेल ग्रुप भी तैयार हो गए थे। तो इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए 1985 में चीफ मेहदी क्रिश्चियन रिबेल के साथ बातचीत करना चाहते थे और उनका तख्ता पलट कर दिया जाता है। अल बशीर सत्ता में आता है और इस 30 साल की तानाशाही सरकार में मुल्क की हालत बद से बदतर हो जाती है। बेरोजगारी, हिंसा, सरकारी दमन सम आद बात थी। यहाँ तक कि सूडान की जीडीपी निगेटिव में चली जाती है। फिर आता है 2017 और अल बशीर की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगते हैं। लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पे उतर आते हैं, पर इस प्रोटेस्ट को दो मिलिट्री जनरल द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। एक है आर्मी चीफ अब्दे फतेह अल बुरहान और दूसरा का नाम है पैरामिलिट्री फोर्स का चीफ, जिसे रैपिड सपोर्ट फोर्स भी कहा जाता है, मोहम्मद हमदान दगालो। ये दोनों मिलकर हर अल बशीर को सत्ता से बाहर करते। पर लोगों का प्रोटेस्ट तो एक सिविलियन गवर्नमेंट के लिए था। तो आगे सुनिए, ये दोनों जनरल चुनाव का वादा करके ही सत्ता पे काबिज होते हैं और आगे चल के पूरी कहानी पलट जाती है। लोगों को दिखाने के लिए एक केयर टेकर गवर्नमेंट बना दी जाती है, जिसका चीफ था अल बुरहान और डिप्टी चीफ था दगालो। कुछ और लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया जाता है, पर ये सिर्फ एक नौटंकी थी। अक्टूबर 2021 को इस केयर टेकर गवर्नमेंट को अल बुरहान डिसॉल्व कर देता है और स्टेट इमरजेंसी घोषित कर देता है। इसके पीछे कारण था अल बुरहान और दगालो के बीच का झगड़ा। अब आर्मी चीफ ये चाहता था कि रैपिड सपोर्ट फोर्स को आर्मी में डिसॉल्व कर देना जाना चाहिए और दगालो इसका विरोध कर रहा था। जाहिर सी बात है, अगर आरएसएफ को आर्मी में डिसॉल्व कर दिया जाता तो दगालो की पावर ही खत्म हो जाती। जैसे ही स्टेट इमरजेंसी घोषित होती है, आर्मी और आरएसएफ के बीच सिविल वॉर जारी होता है। 15 अप्रैल 2023 को लड़ाई भड़क जाती है। शुरुआत में तो यहाँ आरएसएफ का पलड़ा भारी था। आरएसएफ ने कैपिटल सिटी खार्तूम और यहाँ तक कि प्रेसिडेंशियल पैलेस पर भी कब्जा कर लिया था। इसी के साथ साथ दगालो ने हर जगह अपने कमांडोज तैनात कर दिए थे। फिर 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद आर्मी मार्च 2025 में फिर से खार्तूम पर कब्जा कर लेती है। अब वहाँ पे स्थिति ये बनी है कि लीबिया और इजिप्ट के जो बॉर्डर वाले इलाके वेस्टर्न रीजन वो आरएसएफ के कब्जे में है और नॉर्थ और ईस्ट एरिया आर्मी के कब्जे में है। और दोनों के बीच मुख्य लड़ाई ये चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाका और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें सोने की खदानें शामिल है, वो अपने कब्जे में कैसे आए। पर इन सब के बीच सूडान सीवियर ह्यूमन राइट क्राइसिस से गुजर रहा है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। हज़ारों लोग हर साल सिर्फ खाने की कमी और छोटी मोटी बीमारियों की वजह से मर रहे हैं। सूडान की एवरेज इनकम 60,000 सालाना तक नीचे आ चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और ये बात क्या कम थी, जो वहाँ पुराना इतनी कॉन्फ्लिक्ट फिर से एक बार सर उठा लेता है। इसे जानने के लिए हमें ज़रा पीछे चलना होगा। 2003 में सूडान के दारफुर में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू होता है और प्रोटेस्टर का आरोप था कि गवर्नमेंट नॉन अरब मुस्लिम्स को इग्नोर कर रही है और इस प्रोटेस्ट को निपटने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई जाती है, जिसका नाम रखा जाता है जांजावीड। जांजावीद का मतलब होता है घोड़े पर बैठा शैतान। जैसा इसका नाम था वैसी इसकी हरकतें भी शैतानी थी। जांजावीद पर यह आरोप लगता है कि उसने नॉन अरब ट्राइब के लोगों का कत्लेआम किया है, जिसे यूएसए ने जेनोसाइड तक करार दिया है। अल बशीर पहला सिटिंग प्रेसिडेंट था जिसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जेनोसाइड का मुकदमा चला। जनरल दगालो भी इसी जांजावीद का हिस्सा था, जो भी आरएसएफ का चीफ है। और इसी दगालो पर आरोप लगा है कि उसने अदावा विलेज में 126 लोगों को मारा, उनके घर जलाए। जांजावीद की शैतानी हरकतें दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही थी और इंटरनेशनल प्रेशर के चलते अल बशीर जांजावीद का नाम बदल के रैपिड सपोर्ट फोर्स कर देता है। पर यह सिर्फ एक रीब्रांडिंग थी, नाम बदला था, हरकतें वही थी। और फिर कुछ दिनों बाद जनरल दगालो को इसका चीफ बना दिया जाता है। आरएसएफ ने 20 दारफुर में
अल जांजिया ट्राइब की इतनी क्लिनजिंग की, लगभग सारे लोगों को मार दिया। और इसी के बीच विवाद बढ़ता गया और इस कत्लेआम में आर्मी भी पीछे नहीं थी। आर्मी भी वहाँ खूब हिंसा कर रही है और नॉन अरब ट्राइब के लोगों के कत्लेआम में आर्मी भी शामिल है। वैसे तो वहाँ जिन नॉन अरब ट्राइब के लोगों का कत्लेआम हो रहा है वो भी इस्लाम धर्म को ही मानते हैं और वो भी ज़्यादातर सुन्नी है। वैसे तो सत्ता के लिए दगालो और अल बुरहान आपस में एक दूसरे से खूब लड़ रहे हैं, पर एक बात को लेकर दोनों के बीच में समझौता है, या मान लीजिए दोनों सहमत हैं, और वो है नॉन अरब ट्राइब के लोगों का सफाया। अब सूडान के सिविल वॉर में हमें फॉरेन प्लेयर का भी रोल समझना होगा। दुनिया के कई देश पर्दे के पीछे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सूडान के सिविल वॉर में इन्वॉल्व है। उसके पीछे कई कारण भी है। एक मुख्य कारण है सूडान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन और वहाँ से निकलता नेचुरल रिसोर्सेज। सूडान रेड सी के किनारों पर बसा हुआ है। अफ्रीका और मिडल ईस्ट की बॉर्डर इससे मिलती है और कई इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पाइपलाइन यहाँ से गुजरती है। इसी के कारण सूडान में बाकी देश भी दिलचस्पी ले रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की माने तो रशिया, चाइना, तुर्की और यूए की मदद से वहाँ हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं और दोनों तरफ बांटे जा रहे हैं, आरएसएफ को भी, आर्मी को भी। पर इस बीच सबसे ज़्यादा ब्लेम अगर किसी के ऊपर आ रहा है तो वो है यूए ही। ज़्यादातर आरोप यूए पे ये लग रहे हैं कि यूए आरएसएफ को मदद कर रहा है और इसके पीछे का कारण है सोना। हम सब जानते हैं कि यूए के अंदर सोना काफ़ी सस्ता मिलता है और यूए में पहुंचा हुआ ज़्यादातर सोना सूडान से स्मगल होके जाता है और इसी सोने के कमाई की वजह से यूए आरएसएफ को मदद कर रहा है। आर्मी ने यूए के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक मुकदमा भी दायर किया था जिसे बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। बाकी देशों की बात करें तो ईरान, इजिप्ट, सऊदी आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया और वैगनर ग्रुप आरएसएफ के सपोर्ट में। इसी बीच यूएसए की वजह से आरएसएफ 3 महीने के सीज फायर के लिए तैयार हो जाता है, पर आर्मी इसे रिजेक्ट कर देती है। अब 1965 से लेकर आज तक सूडान में 20 से ज़्यादा कू के अटेम्प्ट हो चुके हैं। 2 बड़े सिविल वॉर हो चुके हैं, 1955 से लेकर 1972 तक पहला और 1983 से लेकर 2005 तक दूसरा, जिसकी वजह से 2011 में इस देश का बंटवारा भी हुआ और साउथ सूडान नाम का एक नया देश दुनिया के नक्शे पे आया। वैसे तो सूडान की मुख्य लड़ाई जो है और कैपिटल सिटी खार्तूम या जो वहाँ का दारफर रीजन है उस तक कॉन्सेंट्रेट है। अब यूनाइटेड नेशन की माने तो 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मदद की आवश्यकता है। बड़ी तादाद में लोग अपने ही देश में रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं, इसीलिए इसे एक वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी कहा जाता है। अब यहाँ एक बात सूडान के सिविल वॉर की है। सूडान के सिविल वॉर की स्टडी करने के बाद हमें समझती है, जितना भी स्टडी इसका किया है, कि सूडान में भले ही अर बशीर और दगालो आपस में लड़ रहे हैं, पर अब करंट सिचुएशन ये है कि बुरहान और दगालो आपस में मिलकर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। इसमें यूएई और बाकी देश भी शामिल है, क्योंकि दगालो, बुरहान और उनको सपोर्ट करने वाले उनके माई बाप एक बात अच्छे से जानते हैं कि जिस दिन सूडान में एक ईमानदार सिविलियन गवर्नमेंट आ गई उस दिन सबसे पहले बुरहान और दगालो का हिसाब चुकता होगा और उनके जो बाकी चेले चपाटे हैं जिनकी कमाई हो रही है वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज से, वो भी बंद हो जाएगी। और इसी वजह से फॉरेन प्लेयर्स और बुरहान और दगालो भी ये चाहता है ये सिविल वॉर जैसे तैसे करके खींचती रहे, चलती रहे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी। इस वॉर को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने लगभग अनदेखा कर दिया है। जितना प्रयास इसको सुलझाने के लिए करना चाहिए उतना होते हुए दिख नहीं रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में भी जितना कवरेज इस चीज़ को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, उतनी सुर्खियाँ नहीं मिल रही है और इसलिए भी इसे एक फॉरगॉटन वॉर कहा जाता है। अब बात यह है कि जिस देश में आज भी लोगों के पास खाने की कमी है, जिस देश में लोगों के पास खाने के लिए दाने नहीं है, उनके हाथों में इतने महंगे और सोफिस्टिकेटेड वेपन दे कौन रहा है। अब हम एक बात करेंगे कि भाई ये हथियार अल बुरहान और दगालो अपने लोगों को दे रहे हैं, पर ये हथियार बनाने के लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए वो सूडान जैसे बर्बाद देश में तो पॉसिबल नहीं है। तो कौन से ट्रेड रूट है, वो कौन से आर्म डीलर है जिनके माध्यम से ये सभी वेपन्स सूडान में पहुंच रहे हैं। जिस दिन ये गुत्थी सुलझ गई उस दिन सूडान के सिविल वॉर की गुत्थी भी सुलझ जाएगी। अब फिर एक बार आते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी पर। अगर वो चाहे तो कुछ ना कुछ करके एक बीच का रास्ता निकाल सकती है और इस फॉरगॉटन वॉर को सुलझाया जा सकता है। पर सूडान की खदानों से निकलता सोना और हथियारों के डील से आता पैसा आम सूडानियों के खून पे भारी है और इसीलिए सूडान का सिविल वॉर जारी है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए।